एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। तो सबसे पहले गाइस आज हम ये बात करेंगे, जो आपको याद होगा मैंने बोला था कि हम 30 डेज स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। उसमें ये पार्ट 1 करके मैंने एक शेयर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो अब मेन बात क्या है कि जो 30 डेज का टारगेट था, ये जो वीडियो है वो मैंने 1 फरवरी को अपलोड की थी। तो मतलब आज से 9 दिन हो गए हैं। अब आप लोगों ने कितना कुछ पढ़ लिया है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। और अगर इतने लोगों, जो भी मैं आप बताने वाली हूं, अगर वो लोगों ने कर लिया है, इसका मतलब उन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो सीडीपी में मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि आप थ्योरीज कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेज जो भी रहेंगे उसमें हम अपना कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू वाला पार्ट आप लोग थ्योरीज कंप्लीट कीजिए। तो थ्योरी की बात आती है तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट थ्योरीज के नाम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, एरिक्सन से भी एग्जाम में एमपी टेट ग्रेड 2 में एरिक्सन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से तो पूछे ही जाते हैं, चाहे सीटेट हो चाहे एमपी टेट हो, पूछे ही जाते हैं। पर एरिक्सन से पूछे गए, पैवलॉव से पूछे गए, स्किनर, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आए, गार्टन से क्वेश्चन आए। तो आप लोगों को क्या है, ये प्रिपेयर करना है। और हमारे पास क्योंकि क्या है, एमपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे हम एमपी टेट वर्ग 3 नाम से जानते हैं, इसके प्रीवियस पेपर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो 2011 में कंडक्ट हुआ था। तो अब हमें तो पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो कुछ सेशंस हैं जो मैंने ग्रेड 2 के, एमपी टेट जो ग्रेड 2 हमारा एग्जाम हुआ था उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस, लगभग आप समझ सकते हैं 4 से 5 सेशन लिए हुए हैं। तो उसमें ये कुछ जो थ्योरीज है वो कवर अप की है। एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। उससे क्या है, भले ही वर्ग 3 2011 में हुआ था, लेकिन वर्ग 2 तो कंडक्ट हो चुका है। तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जितनी भी थ्योरीज हैं, पियाजे की हो, वाइगोत्स्की की हो, कोलबर्ग की हो, एरिक्सन की हो, पैवलॉव की हो, स्किनर की हो, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हो, और ये सब थ्योरीज की बात है, हॉवर्ड गार्डनर, गार्टन की और भी थ्योरीज जो आपके माइंड में आ रही है वो आप कंप्लीट कर लिए होंगे। और नहीं किया है तो गाइस कोशिश करो कि 2 से 3 दिन में थ्योरीज को कंप्लीट कर लो। क्योंकि 30 डेज में मैंने आपको थ्योरीज कंप्लीट करने की कहा था, मतलब उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन भी आएगा, आरटी एक्ट आएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आएगा। तो ये सब चीजें भी आने वाली हैं। तो जिन्होंने ये कर ली है वो बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़ जाइए। इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़िए, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़िए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़िए, मतलब जितना आप कर सकते हैं वो कीजिए। उसके बाद जिन्होंने नहीं की है तो 2 से 3 दिन, मैक्स 4 डेज लेकर इन थ्योरीज को कंप्लीट कीजिए। और ग्रेड 2 के पेपर जरूर लगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं, क्योंकि वो सीरीज चलाई थी बट उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए वो केवल 7 से 8 सेशन ही लिए हैं मैंने, तो वो देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रेड 2 के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊं, डिस्कस करूं कि ये आंसर है तो क्यों है इसका ये आंसर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहां तक की बात हमारी सीडीपी की हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि कम से कम आपकी 250 वोकैब हो जानी चाहिए इंग्लिश की। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर नहीं पूछी जाती है, मतलब बहुत रेयर है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं ग्रामर वो लोग जिसमें वो पैसेज दिए होते हैं। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि ग्रामर पर बहुत ज्यादा जोर ना देकर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहे। तो जो 250 बुकैब मैंने बोली थी, तो कम से कम अभी तक आपकी 60 से 70 बुकैब तो हो जानी चाहिए। वैसे तो एवरेज ये बनता है कि कम से कम 80 हो, बट 60 से 70 बुकैब ऐसी वाली होनी चाहिए। जैसे ये कोई बुकैब है एक, फिर उसका ये मीनिंग दिया हो, फिर उसका सिनोनिम दिया हो, 2 सिनोनिम हो और 2 एंटोनिम हो। ये ऐसी कुछ 5 सीरीज मैंने अपने चैनल पर चलाई है, वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी के नाम से। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देखिएगा, आपको थोड़ा अपने आप समझ आ जाएगा। एक तो ये वोकैब, इसका मीनिंग मतलब एक वर्ड मिल गया अपन को, समझ में आ गया। उसके बाद 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम, मतलब एक वोकैब से आपके कितने वर्ड्स लर्न हो रहे हैं, 5। मैंने आपको 250 बोला होगा तो बहुत लोगों को लग रहा होगा केवल 250, आप देखिए कितने हो गए, 1250 है ना। तो अब यहां अगर मैं 60 से 70 बोल रही हूं, 70 भी अगर आप माने, वैसे तो 80 हो जानी चाहिए थी, तो आपके कितने हो गए, 350। बोली तो हमने 250 थी, लेकिन इनडायरेक्टली हमने याद कितनी कर ली, 1/3 पार्ट में हमने कितनी याद कर ली, 350। तो कुछ बुकैब मैंने अपने सेशंस पर ली है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई थी, उनको मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिया। एक बुकैब का मीनिंग रहेगा, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम,
कम से कम दो दो तो याद करिए आप, तो उससे क्या है बुकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। जब तक हमारा एग्जाम आएगा, बुकैब अच्छी होने से क्या होगा, आप ही लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है हमारे मार्क्स गेन करने में, क्योंकि कोई भी अनसीन पैसेज है वो सभी के लिए अनसीन होता है। भाई किसी ने देखा तो है नहीं कि क्या पैसेज आने वाला है, या कोई पहले से प्री अजम्पशन तो कर नहीं सकते। तो जितनी अच्छी बुकैब होगी उतनी अच्छी आपके मार्किंग होती है, आपके मार्क्स आते हैं। इस पर पकड़ जितनी अच्छी होगी मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। और इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर पूछ ली जाती है। जैसे राम इज अ गुड बॉय कहीं लिखा है, आपके पैसेज में आ गया, तो यहां आपसे ये पूछेगा कि बॉय क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा नाउन। गुड क्या है तो आपको बताना पड़ेगा एडजेक्टिव। राम क्या है तो नाउन। मतलब इस तरीके से उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे वो आपसे, ग्रामर भी पूछेंगे। तो ये हम 30 दिन के बाद वाली जो डेज रहेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको ग्रामर भी कैसे तैयार करनी है। ग्रामर को भी एकदम छोड़ना नहीं है, या केवल ग्रामर को ही तवज्जो नहीं देनी है कि फुल टाइम हम ग्रामर पढ़ लें। ठीक, तो यहां तक कि इतनी इंग्लिश वाली बात क्लियर हो गई। अब हिंदी में मैंने आपसे क्या बोला था कि हिंदी में आप लोग क्या याद कर लेंगे, पर्यायवाची याद कर लेंगे, एक शब्द याद कर लेंगे, मुहावरे लोकोक्तियां याद कर लेंगे, विलोम शब्द याद कर लेंगे। तो उसमें आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, सपोज किसी में 100 विलोम शब्द हैं। ठीक, अब हम थोड़ा हिंदी की बात कर लेते हैं। विलोम शब्द कितने गाइस 100 दिए होंगे, तो कम से कम आप लोगों को यह कोशिश करनी है 40 विलोम शब्द अभी तक याद हो चुके हो, क्योंकि हम 30 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। उसके बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको पता है एक शब्द के कम से कम 4 से 5 पर्यायवाची होते हैं। तो इसी तरीके से कम 60 से 70 पर्यायवाची दिए होंगे बुक में, या आप 2-3 सोर्स लेकर पढ़ रहे हो तो 100 भी मिल जाएंगे, एक बुक में 60 से 70 तो मिल जाएंगे। तो कम से कम 30 तो याद हो। मुहावरे लोकोक्तियां कम से कम 30 से 40 मुहावरे, 30 से 40 लोकोक्तियां, ये सब याद हो गई हो। मैं ऐसा समझती हूं कि आप लोगों ने इतना तो कर लिया होगा। तो ये बात आ गई हमारी हिंदी की। इंग्लिश की बात हो चुकी है, सीडीपी की बात हो चुकी है। ईवीएस में मैं आपसे ये कहूंगी कि वापस से भाई ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 में तो ईवीएस आई नहीं थी। अब हम ईवीएस कहां से तैयार करें, तो अभी के जो स्टार्टिंग डेज है उसमें तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ईवीएस की 3rd, 4th, 5th की मैंने अलग से, और एक पूरा कॉम्बो 3rd, 4th और 5th का पूरा एक कॉम्बो, ये सब अलग अलग से, ये पूरा एक कॉम्बो वीडियो बनाई है। 4 वीडियो है, मुश्किल से आप उसको 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, और 2, 2.5, 3 घंटे में, मतलब मैक्सिमम 2 दिन में आप उसके नोट्स बनाकर, उसको पढ़कर नोट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि इतने डेज हैं, 2 दिन में अगर हमने कंप्लीट कर ली तो हम क्या करें, तो अगर आपको उचित लगे, ये मेरी एडवाइस रहेगी, पर्सनली एडवाइस रहेगी कि सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाइए। ठीक, क्यों, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जब हमारा एक कंटेंट वाला पार्ट निपट जाएगा तो हमें अपनी पेडागॉजी वाले पार्ट पर भी आना है। और अभी हमें एग्जाम की डेट नहीं पता, तो हम अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा स्पीड नहीं दे रहे हैं, बहुत धीरे आराम से, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि दिन में अगर केवल 4 घंटे भी पढ़ लिया, या केवल 3 से 4 घंटे भी निकाल लिए तो मोर देन सफिशियंट है। ठीक, तो ये केवल उसके लिए है जो अभी हम तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि अब हमारे एग्जाम में केवल 1 से 1.5 महीना शेष रह गया है, तब हम अपनी तैयारी को और ज्यादा स्पीड देंगे। बट अभी स्पीड देने की बहुत जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी है उनकी तुलना में तो हम काफी आगे हैं। और अगर हम बहुत ज्यादा अभी से स्ट्रेस या फिर लोड लेकर पढ़ रहे हैं तो जितना पढ़ा हुआ होगा हम वो भी भूल जाएंगे। तो ना तो हमें चीजें भूलना है, और ना ही हमें बहुत आराम से कि हाँ बिल्कुल मजे में रह रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी, जब एग्जाम आएगा तब देखेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना है। तो ये हो गई ईवीएस की बात। छोटी सी बात, अब मैथ्स की और देख लेते हैं। मैथ्स में आप लोग जितना कर पाए, क्योंकि देखो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। मैथ्स में तो मैं स्पेशली बोलूंगी क्योंकि क्वेश्चन सही होते जाएंगे, बहुत मजा बढ़ता जाता है, हम पढ़ते जाते हैं। जहां क्वेश्चन गलत हुए हम अटके और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वहीं गिर जाता है। तो मैथ्स में अगर आपने 6th या फिर 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, या फिर अगर आप 6th से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर उसको आधा भी पोर्शन कर लिया है तो मेरी समझ से ठीक है, क्योंकि हमें चीजें थोड़ी थोड़ी करनी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से करना है। ये नहीं कि केवल एक बार रीड कर ली, बहुत अच्छे से, बिल्कुल गहनता से, डीपली पढ़ाई करनी है। तो ये बात हो गई गाइस किसकी, जो हमने एक बोलते हैं ना कि एमपी टेट के लिए जो एक स्ट्रेटेजी थी उसकी। अब कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैंने एक एमपी टेट के एक सीरीज चलाई है एमपी टेट के नाम से, उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है चैनल पर, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसी के थोड़े बहुत पॉइंट्स और हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक, तो ये रहे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबसे पहले तो उसको पढ़ना है, फिर समझिए, उसके बाद हम आंसर देंगे। प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है।
एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, तो बच्चा कभी भी खाली स्लेट के समान नहीं होता। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वो प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, मतलब यहाँ पर हेरिडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरफ इन्होंने क्या करा, एनवायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए बोल दिया, और एक तरफ हेरिडिटी को। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो प्रोडक्ट है ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड, ये क्वेश्चन मतलब 4 बार 4 तरीके से घुमा फिराकर बार बार पूछा गया है। ये कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है, आपस में अंतः संबंधित है, और ये डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये बात यहां तक की क्लियर हो गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विकास का सिर पधावी मुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, मतलब जो सेफेलोपॉडल है वो क्या बताता है। तो प्रिंसिपल हमने डेवलपमेंट के पढ़े थे, एक डायरेक्शन का और रह गया था कि डायरेक्शन किस तरीके से होती है डेवलपमेंट की। तो एक होता है सेफेलोपॉडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सेफेलोपॉडल जो होता है उसमें डेवलपमेंट होता है फ्रॉम हेड टू टो, ठीक। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ये आपके एमपीटेट ग्रेड 2 में भी पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझते चलिएगा। ग्रॉस टू फाइन मैं आपको बता ही चुकी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, या फिर मध्य बचपन का समय। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल टाइम कह लीजिए, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो टाइम है वो है अर्ली चाइल्डहुड। तो सबसे पहले तो हम स्टेजेस देख लेते हैं, क्योंकि स्टेजेस उस दिन कोई क्वेश्चन स्टेज पर आया नहीं था तो वो रह गई थी। सबसे पहले है प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। ये होती है 9 मंथ्स 10 डेज, 280 दिन। ये एज इट इज आपसे पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में। फिर है इन्फेंसी, शैशवावस्था, शैशवावस्था जो है वो 0 to 2 ईयर रहती है। फिर उसके बाद चाइल्डहुड, इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, एक लेटर चाइल्डहुड। तो ये 2 से लगभग 6 वर्ष तक की, ये 7 से 11 वर्ष तक की। तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पीरियड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो कौन सा है आपका, अर्ली चाइल्डहुड। याद रखिएगा अर्ली चाइल्डहुड। फिर बात आ जाती है एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था ये आपकी 12 से 19। तो अब आपको यहां पर किशोर अवस्था से एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि किशोर अवस्था में कौन सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन जो पॉइंट है वो याद रखेंगे किशोर अवस्था से। क्या याद रखेंगे हम कि जो स्टैनली हॉल है, स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को क्या कहा है, तनाव एवं तूफान की अवस्था। तनाव एवं तूफान की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज कहा है किसने, स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को। ये थोड़े थोड़े से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु वह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या होता है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, जो डेवलपमेंट की वो एक जो प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर में चलती है, ये याद रखना है। इसकी जो क्रम कह सकते हैं, जो क्रम है वो एक निर्धारित है। इसको बहुत रिट्रो से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 4 से 5 महीने बाद धीरे धीरे से क्रॉल करना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर किसी के सहारे से खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, ना कि डायरेक्टली पहले चलना सीखेगा फिर धीरे धीरे घुटने के बल चलना सीखेगा। तो ये एक सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है।
और डेवलपमेंट जो होता है इसको हम पूर्वानुमानित कर सकते हैं, पूर्वानुमानित कर सकते हैं, मतलब इसमें पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हमारा हुआ है आगे आने वाली पीढ़ी का भी उसी तरीके से होगा कि भाई सबसे पहले वो क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो घुटने के बल चलना सीखता है, फिर वो किसी चीज के सहारे से खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखेगा। तो इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे की जो बस गति जो है वो यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, जो रेट है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। कैसे कि भाई कोई जो होगा बच्चा होगा वो क्या करेगा 4 से 5 महीने में थोड़ा थोड़ा सा क्रॉल करना सीख जाएगा, कोई हो सकता है कि 11 महीने तक में चलना तक सीख जाए, कोई हो सकता है 11 महीने में बोलना तक सीख जाए और कोई 1.5 वर्ष तक भी ना बोलना सीखे। तो सबकी जो रेट है वो अलग अलग है, बट सीक्वेंस वही रहेगा जो चलता आ रहा है। डेवलपमेंट जो होता है वो वूम टू टूम चलता है, मतलब मां के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, प्रसव पूर्व अवस्था से, मतलब जब गर्भाधान के समय से लेकर ये जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक चलता रहता है। वूम टू टूम चलता है। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आई तो अर्ली चाइल्डहुड है, बच्चा पहले जो बुकैब रहती है 2 वर्ष के बच्चे की जो बुकैब रहेगी वो लगभग कितनी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे क्या होता है जब आप कमेंट्स में बताते हैं तो लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, और एक ये भी बताएंगे 5 वर्ष तक के बच्चे की बुकैब कितनी रहती है। थोड़ा सा ये चीजें अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग उत्साहित हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो पूरा डेवलपमेंट का है वो यहाँ पर आज पूरा चैप्टर हो गया। फिर भी आपको लगता है कि कुछ टर्म्स है या कोई चीज रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक में जो भी आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले से शेयर कर दूंगी। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।